हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ आए हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम आपको सिर्फ डिस्कस करेंगे हाउ टू गो फॉर हायर स्टडीज आफ्टर बीएससी इन मैथमेटिक्स। मीन्स आप लोगों ने बीएससी इन मैथमेटिक्स कर लिया, इसके बाद अगर आप लोगों को एमएससी करना है, आप लोगों को रिसर्च करना है, तब आप लोगों के पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। आप जो भी स्टूडेंट्स जिस यूनिवर्सिटी या जिस इंस्टीट्यूट के अंदर भी पढ़ रहे हैं, वहाँ के सारे ऑप्शंस आप लोगों को नोन होते हैं। बट स्टिल बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स इंडिया के अंदर हैं जो इंडियन प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स के नाम से जाने जाते हैं। मीन्स हम जिनको सबसे अच्छा इंस्टीट्यूट इंडिया के अंदर मानते हैं। सो उन्हीं के कुछ इंस्टीट्यूट्स के बारे में आपको मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ आज। और एज वेल एज सिर्फ मैं आपको इंस्टीट्यूट्स नहीं बताऊँगा, उनके अंदर नॉर्मल इंस्टीट्यूट से हट के आपको क्या क्या चीज़ें मिलने वाली हैं वो चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। मैं सिर्फ 2-3 इंस्टीट्यूट्स ही केवल आपको बताने की कोशिश करूँगा। सो आज हमारा इस यहाँ पर बताने का मेन मोटिव सिर्फ इतना है कि आप लोग अपने ग्रेजुएशन को खूब अच्छे से करें, और इसके बाद जो भी इंस्टीट्यूट्स मैं यहाँ पर अभी बताने जा रहा हूँ या जो भी इंफॉर्मेशन स्टिल इसके बाद भी आपको मिलती रहेगी, तो उनके लिए आपको काफ़ी हार्ड वर्क की ज़रूरत पड़ेगी। सो हम यहाँ पर अब से स्टार्ट करते हैं। एक पूरा टेबुलर फॉर्म में मैं आपको कोशिश करता हूँ कि आपको ये इन्फॉर्मेशन दूँ। ओके, सो सबसे पहले अभी हम ग्रेजुएशन की बात कर रहे हैं। सपोज आप ग्रेजुएशन में हैं, आप यहाँ पर हैं, ये आपका ग्रेजुएशन मीन्स आप बीएससी कर रहे हैं। ओके, ये आपका बीएससी हो गया। आप यहाँ पर अभी हैं, प्रिपरेशन आप कर रहे हैं, मे बी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर। ठीक है, इसके बाद अब आपको सबसे पहले हायर स्टडीज अगर ग्रेजुएशन के बाद करनी है तो आपको जाना होता है मास्टर्स के अंदर। ठीक है, जिसको हम एमएससी कहते हैं। एमएससी मीन्स मास्टर्स, आपको मास्टर करना है। अब ये मास्टर आपको आप जिस यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, अपना ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आप वहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन हम आपको कोशिश करते हैं कि उन इंस्टीट्यूट्स के बारे में बताएं जिनसे आपका जो फ्यूचर है वो बहुत ज़्यादा ही ब्राइट हो। नॉर्मली आजकल अगर हम इन नॉर्मल इंस्टीट्यूट्स की बात करें तो एमएससी को एक तरह से केवल डिग्री ओरिएंटेड कोर्स माना जाता है, उससे कैरियर ओरिएंटेड लोग नहीं मानते हैं। बट मैं आपको यहाँ पर जो भी बता रहा हूँ वो आपके लिए कैरियर ओरिएंटेड चीज़ों को लेकर यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, एमएससी। ठीक, एमएससी के बाद आपका आता है रिसर्च। रिसर्च को हम यहाँ पर वर्ड यूज करते हैं पीएचडी। ठीक है, पीएचडी फिलॉसफी ऑफ डॉक्टर, जिसको हम यहाँ पर बोलते हैं रिसर्च। ठीक, तो ये सारी स्टेप्स आपको कैसे करने हैं और आप कैसे इन तक जाएंगे, अब उसका हम यहाँ पर डिटेल्स देखते हैं। मैं यहाँ पर जो है इंटीग्रेटेड एमएससी पीएचडी की भी बात कर ले रहा हूँ, और सेपरेटली आप एमएससी भी कर सकते हैं। तो सबसे पहला अभी हमारा ये फर्स्ट पॉइंट है। ठीक, ये सेकंड वन रहेगा। ठीक, हम दोनों को कंबाइंड भी करेंगे और सेपरेटली भी करते हैं। अभी हम फर्स्ट पॉइंट पर आते हैं, एमएससी। ठीक, आपको एमएससी करना है आफ्टर बीएससी। ये आपका कब होगा? आफ्टर बीएससी। आप बीएससी की डिग्री ले लेते हैं, इसके बाद आप एमएससी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ओके, सो एमएससी में एडमिशन लेने के लिए आपके पास सबसे पहला एक बहुत वेल नोन एग्जाम आता है, आईआईटी जैम। ठीक, आईआईटी जैम ये हर साल कंडक्ट होता है, और इसको आईआईटीज जो आपके इंडियन वेल नोन इंस्टीट्यूट्स हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, प्लस आईआईएससी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ठीक है, ये सारे मिलकर इसको ऑर्गेनाइज करते हैं। ठीक, ये ईच एंड एवरी ईयर आपका एग्जाम कंडक्ट होता है। तो आप इसमें इसके फॉर्म्स वगैरह, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है फॉर्म्स वगैरह की, वो मैं यहाँ पर आपको प्रोड्यूस नहीं कर रहा हूँ कोई भी इन्फॉर्मेशन। उसके लिए आप हमारे चैनल को अगले फॉलो करते रहिए, तो आपको वहाँ पर जो है कंटिन्यूसली चीज़ें मिलती रहेंगी। ओके, सो अभी हम सिर्फ आपको वो चीज़ें बता रहे हैं जिससे आप अगले अच्छे इंस्टीट्यूट्स में जा सकते हैं। सो फर्स्ट थिंग हो गई आईआईटी जैम। ठीक है, काफ़ी आईआईटीज इंडिया के अंदर बन गई हैं, अप्रॉक्सीमेटली 17 आईआईटीज हैं, एनआईटीज हैं। इनके बाद ये एग्जाम्स के अंदर आपके पास इंस्टीट्यूट आते हैं, आईआईटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, आपके पास आते हैं एनआईटी। ठीक है, और आपके पास और भी कई इंस्टीट्यूट्स तरह से छोटे छोटे आते रहेंगे, लेकिन जो बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं वो मैंने आपको यहाँ पर मेंशन कर दिए। ये टोटल अगर हम एनआईटीज और आईआईटीज काउंट करके देखें तो अप्रॉक्सीमेटली 25 to 30 इंस्टीट्यूट्स हो जाते हैं ऑल ओवर इंडिया। ओके, दूसरा एग्जाम आपके पास है
IISc बैंगलोर, IISc बैंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, the C is small basically, IISc। ओके, ये IIT से भी ऊपर का इंस्टीट्यूट है। आपको ये इंडिया के अंदर इकलौता इंस्टीट्यूट है, ठीक है, जो IISc की कोई ब्रांच नहीं है, ठीक। सो इंडिपेंडेंटली एक ही इंस्टीट्यूट रन करता है, दिस रन्स इन बैंगलोर। तो आप इसका भी जो है एग्जाम देके इसके अंदर भी MSc एंट्रेंस देके जा सकते हो। इसके बाद आपके पास आता है TIFR, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, फंडामेंटल रिसर्च। ये एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो आपको सबसे, इंडिया का सबसे, अगर प्रीमियर इंस्टीट्यूट की बात करें आफ्टर IITs के से भी आगे, IISc से भी आगे। वैसे तो मैं ये नहीं कहूँगा कि IISc से भी आगे, IISc और TIFR, ठीक है, आप उनको इक्विवेलेंट कह सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक। लेकिन मैं TIFR पे ज़्यादा फोकस करूँगा, कुछ वो चीज़ें यहाँ पर आपको बताने की या दिखाने की कोशिश करूँगा कि जो आपको IITs में भी उस लेवल पर नहीं मिलेंगी, ठीक है। वो चीज़ें बेसिकली मैं यहाँ पर सेंस कहीं ना कहीं लेके चल रहा हूँ मनी। ओके, बेसिकली हमारे इंडिया में 70% पॉपुलेशन विलेजेस में स्टे करती है, और हमें इस चीज़ को भी ध्यान रखना होगा कि हर किसी का एजुकेशन पर राइट है, हर किसी को अच्छी एजुकेशन का हक है। सो उन सारी चीज़ों के रिगार्डिंग मैं यहाँ पर चाहूँगा कि मैं यहाँ फाइनेंशियल चीज़ों को भी रिफ्लेक्ट करूँ। ओके, सो मैं TIFR बेसिकली इसीलिए लेके चल रहा हूँ क्योंकि TIFR एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो आपको होल इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा फेलोशिप प्रोवाइड करने वाला इंस्टीट्यूट है। इतना फेलोशिप कोई दूसरा इंस्टीट्यूट आपको नहीं देता है। अब मैं सबसे पहले TIFR पे ही डिस्कशन केवल करूँगा, ठीक है। जितने भी जो इंस्टीट्यूट्स मैंने लिखे हैं, जितने भी जो इंस्टीट्यूट्स लिखे हैं, ऑल इंस्टीट्यूट्स conducted PhD exams also and they also take students for PhD। आप रिसर्च भी इन इंस्टीट्यूट्स के अंदर कर सकते हैं। तो ये मैंने वन ही नहीं लिखा था, इन सारे इंस्टीट्यूट्स के अंदर आपको PhD भी मिलती है। PhD के केस में आप ये जो IIT JAM वर्ड यूज कर रहे हैं, IIT JAM, ये वर्ड PhD के केस में आपका एप्लीकेबल नहीं होता है। बस इस वर्ड को आप हटा दीजिए, देन ऑल द थिंग्स आर सेम फॉर MSc एंड PhD। अब हम यहाँ पर सबसे पहले फोकस कर रहे हैं, जो हमारा सबसे पहला टास्क है वो है फाइनेंशियल थिंग्स का, जिसमें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं आपसे स्कॉलरशिप्स, स्कॉलरशिप। मैं सबसे पहले यहाँ पर TIFR की स्कॉलरशिप आपसे डिस्कस करूँगा, ठीक है। यहाँ पर आप MSc में भी जा सकते हैं, सेपरेटली MSc, आप सेपरेटली PhD में जा सकते हैं, आप यहाँ पर MSc PhD में भी जा सकते हैं। इसको बोलते हैं हम इंटीग्रेटेड PhD। MSc PhD मीन्स इंटीग्रेटेड PhD। इसमें क्या होता है इंटीग्रेटेड PhD मीन्स MSc प्लस PhD। तो अब मैं बेसिकली इस प्रोग्राम के थ्रू ही आपको जो इंटीग्रेटेड है उसी पर चीज़ों को थोड़ा डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर जब आप MSc इंटीग्रेटेड PhD के पार्ट है, आप MSc में जाते हैं। MSc आपका यहाँ पर होता है 2 ईयर, ओके, और PhD का पार्ट आपका यहाँ पे काउंट होता है 4 ईयर। सो ये जो इंटीग्रेटेड MSc PhD प्रोग्राम है, दिस इज कम्प्लीटली 6 ईयर प्रोग्राम। अब मैं फेलोशिप यहाँ पर ही इसके डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। सो आप जैसे इस MSc के पार्ट में हैं, तो आपने जब फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया, आप फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेते हैं, तो अब आपको मिलता है ये अमाउंट 21,000 पर मंथ प्लस HRA। अगर आप बाहर रहते हैं तो आपको HRA मिलता है, अगर आप बाहर नहीं रहते हैं तो इस HRA को हम कह सकते हैं हॉस्टल एकोमोडेशन, हॉस्टल एकोमोडेशन, ठीक है। आप HRA कह लीजिए, हॉस्टल एकोमोडेशन कह लीजिए, तो वो आपका सेम हो गया 21 फर्स्ट ईयर में। अब जैसे
फर्स्ट ईयर सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेते हैं, मीन्स जो आपके पास पेपर्स हैं वो सारे आप क्वालिफाई कर लेते हैं, ठीक है। देन इन द सेकेंड ईयर योर फेलोशिप विल इंक्रीज। सेकेंड ईयर एमएससी में ही है आप अभी, ठीक है, आपकी फेलोशिप इंक्रीज हो जाती है एंड दिस विल इंक्रीज अप टू द अमाउंट 31,000 पर मंथ प्लस HRA, ठीक। ये जो सेगमेंट है ये एज इट इज आपका चलेगा। आपका एमएससी 2 साल का प्रोग्राम कंप्लीट हो गया, ये आपका एमएससी हो गया, ठीक। अब आपके पास आता है नेक्स्ट पीएचडी प्रोग्राम। आफ्टर दिस 2 years सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ दिस 2 years यू एनरोल्ड फॉर पीएचडी। आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है पीएचडी के अंदर, रजिस्ट्रेशन हो गया पीएचडी, ठीक है, पीएचडी रजिस्ट्रेशन हो गया। अब आपका ये हो गया स्टार्ट थर्ड ईयर। अब थर्ड ईयर से ये अमाउंट आपका इंक्रीज हो जाता है एंड दिस विल गोज अप टू 35,000 पर मंथ प्लस HRA और हॉस्टल एकोमोडेशन। तो सबसे बड़ा यहाँ पर बेसिकली इसको रिफ्लेक्ट करने का मेरा एक मेन मोटिव ये है कि TIFR के अंदर अगर आप में से कोई भी एडमिशन लेता है, आपको किसी को भी TIFR में जाने का मौका मिलता है, तो सबसे पहली चीज़ आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। आपको अपने पेरेंट्स पर बर्डन नहीं बनना पड़ता है। आपने ग्रेजुएशन के बाद ही अपना खुद का सारा खर्चा करना स्टार्ट कर दिया है। आप इवन जस्ट मैंने अभी वीडियो की स्टार्टिंग में ही बोला था कि तमाम बच्चे ऐसी बैकग्राउंड से आते हैं जिनके पेरेंट्स बहुत फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं होते हैं, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पर अगर मान लीजिए आपके पेरेंट्स के पास बहुत अच्छा पैसा है, नो प्रॉब्लम भाई, आपकी ये पॉकेट मनी हो जाएगी, आप इसको स्पेंड करिए, अपने ऊपर इसको खर्च कर सकते हो, एंजॉय कीजिए। जिन बच्चों के पास फाइनेंशियली थोड़ी प्रॉब्लम्स हैं, जिनके पेरेंट्स उतना अच्छा पैसा नहीं दे सकते, जिनको लगता है, स्पेशली पेरेंट्स को खासतौर पे ये दिक्कत आती है, अक्सर दिक्कत आती है कि भाई कहीं हम बड़े शहर में भेजेंगे बच्चे को तो बहुत ज़्यादा खर्चा होगा। तो स्पेशली यहाँ पर यही चीज़ मैं रिफ्लेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर किसी के भी पास पोटेंशियल है तो प्लीज़ आप अपने बच्चों को इस वजह से ना रोकें कि वो बहुत ज़्यादा खर्चा होगा, किसी बड़े शहर में भेजेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। नो, ऐसा नहीं है। आपको मैंने यहाँ पर ये एक छोटा सा ओवरव्यू देने की कोशिश की है। आप खुद देख रहे हैं कि अगर आपका बच्चा एमएससी के अंदर, या आप लोग जो स्टूडेंट्स हैं वो खुद अगर एमएससी के अंदर जाते हैं, ठीक है, उनको 21,000 पर मंथ प्लस HRA मिलता है। अभी मैं फी स्ट्रक्चर भी यहाँ पर बात करूँगा कि TIFR का फी स्ट्रक्चर क्या है, ठीक। और एक चीज़ मैं यहाँ पर पहले नोट कराने की कोशिश करूँगा कि जो डेटा मैं यहाँ दे रहा हूँ, ये ऑफिशियल डेटा नहीं है, इसमें थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है। सो प्लीज़ आप इसको ऑफिशियल डेटा ना माने, आप TIFR की साइट पर विजिट करें। मैं TIFR की साइट आपको यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, वेबसाइट ऑफ TIFR। आप जाइए www.tifr.res.in। आप यहाँ पर विजिट करिए, आपको पूरी इंफॉर्मेशन कंक्रीट फॉर्म में मिल जाएगी। आई होप, मुझे लगता है कि जो फेलोशिप के रिगार्डिंग मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है, ये इन्फॉर्मेशन आपको सेम मिलेगी अप्रॉक्सीमेटली। बट मे भी, क्योंकि मैं यहाँ पर इसलिए ये चीज़ मेंशन करना चाह रहा हूँ कि अगर आपका हो सकता है कि भाई जैसे इस समय अप टू आज 2022 चल रहा है, ठीक है, इस समय हो सकता है कि जो डेटा आपके पास अवेलेबल है वो कुछ प्रीवियस ईयर्स का हो, ठीक। करंट टाइम में गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसी बदल जाए, कुछ चीज़ें चेंज हो जाए, तो वो यहाँ पर चेंज आपको मिल सकते हैं। बट ये मैं यहाँ पर 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ये अमाउंट सेम ना हो सकता है कुछ वेरी कर जाए, मे बी सम अमाउंट इज इंक्रीजेज, मे बी सम अमाउंट इज डिक्रीजेज, इससे ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं होगा। मेरा सिर्फ मोटिव इतना है कि आपको यहाँ पर ये चीज़ें हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अपने स्टडी के लिए, स्टूडेंट्स को खासतौर से अपनी स्टडी के लिए अपने पेरेंट्स पर बर्डन नहीं बनना होगा। इसके लिए थोड़ी सी आप अगर मेहनत कर लेते हैं, BSc स्टार्टिंग से ही आप अच्छे से थोड़ी प्रिपरेशन कर लेते हैं, तो आप डेफिनेटली इन इंस्टीट्यूट्स में जाके एडमिशन ले सकते हैं। TIFR इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट है और यहाँ पर एक स्पेसिफिक नंबर ही स्टूडेंट्स का, मीन्स जो इंटेक है इनकी वो लिमिटेड ही होती है। सो TIFR के 2 मेन कैंपस हैं, वन इज TIFR बैंगलोर एंड अदर इज TIFR बॉम्बे।
तो इसके दो मेन कैंपस हैं फॉर मैथमेटिक्स, वन इज TIFR कैम बेंगलोर एंड अदर इज TIFR बॉम्बे। तो ये दो मेन कैंपस रहेंगे आपके। जो कैम है, कैम का मीन्स सेंटर ऑफ एप्लीकेबल मैथमेटिक्स, सेंटर फॉर एप्लीकेबल मैथमेटिक्स। सो यहाँ पर बेसिकली अप्लाइड पार्ट आपको ज़्यादा मिलता है, और जो बॉम्बे कैंपस है इसमें आपको प्योर पार्ट ज़्यादा मिलेगा, प्योर मैथमेटिक्स एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स में भी आप थोड़ा बहुत देख सकते हैं। मैं आपको एक छोटा सा ही एग्जांपल दूंगा। प्योर मैथमेटिक्स जस्ट लाइक आप एनालिसिस की बात कर रहे हैं, आप अलजेब्रा की बात कर रहे हैं, ठीक है। एप्लीकेबल मैथमेटिक्स में जस्ट लाइक आप डिफरेंशियल इक्वेशन की बात कर रहे हैं, आप मैथमेटिकल मॉडलिंग की बात कर रहे हैं, आप जो अप्लाइड मैथमेटिक्स है उसमें आप न्यूमेरिकल एनालिसिस की बात कर रहे हैं। तो इस तरह के जो टॉपिक्स, ठीक है, जस्ट मैंने सिर्फ आपको डिफरेंशिएट करने की कोशिश की है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्योर मैथमेटिक्स। ठीक है, अप्लाइड का सिंपल मतलब होता है कि आप उसको रियल लाइफ में अप्लाई करें। ठीक, तो आप मैक्सिमम देख भी रहे होंगे कि आप जो अपना ग्रेजुएशन लेवल पे चीज़ें पढ़ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें आप रियल लाइफ में अप्लाई भी कर रहे हैं उनको। ठीक है, सो ये बेसिकली यहाँ पर अमाउंट्स रिफ्लेक्ट करने का मेन टास्क था, जिससे कि आप लोगों को कुछ मोटिवेशन मिले और उसके थ्रू आप हायर स्टडीज़ के लिए मोटिवेट होकर इन चीज़ों में अगले बढ़े। यहाँ पर मैंने बोला कि जस्ट मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दूंगा फी स्ट्रक्चर का भी। तो अगर हम फी स्ट्रक्चर की बात करें, सो अगेन दिस वन इज़ नॉट एग्जैक्ट डेटा। आप इसके लिए वेबसाइट पर विजिट करिए और वहाँ पर आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सो जैसे आप MSc के सेगमेंट में होते हैं, मैं यहाँ पर इस पे भी इंटीग्रेटेड PhD वाले सेगमेंट की ही बात कर रहा हूँ, बाकी चीज़ें सेम एक जैसी ही होती हैं अप्रॉक्सीमेटली। MSc में आपको ये फीस स्टार्टिंग में देनी पड़ती है 2000 पर एनम, बहुत ही नॉमिनल अमाउंट है। आपने 2 इयर्स ये पे कर दिया MSc के अंदर, जैसे ही आपका PhD रजिस्ट्रेशन होता है, PhD रजिस्ट्रेशन होगा आपका ये अमाउंट चेंज हो जाता है और कुछ अमाउंट इंक्रीज हो जाता है 4000 पर एनम। तो आप यहाँ पर खुद भी देख रहे होंगे कि आप जितनी एक साल में फीस देते हैं उससे ज़्यादा, कई ज़्यादा गुना, 4-5 टाइम्स ज़्यादा, या 10 टाइम्स भी कह सकते हो, अप्रॉक्सीमेटली 10 टाइम्स ज़्यादा आपको फेलोशिप एक मंथ में मिल जाती है। तो ये बहुत ही आसान है, कुछ यहाँ पर आपको फाइनेंशियली तो दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो आई थिंक जो बच्चे अच्छे से अपना आप हार्ड वर्क करिए और इन इंस्टीट्यूट्स में जाइए, आपको बहुत ही ब्राइट फ्यूचर मिलेगा। मैं यहाँ पर IISc बेंगलोर के बारे में आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं दे सकता, क्योंकि उनकी वेबसाइट पर अभी मुझे स्कॉलरशिप का एग्जैक्ट डेटा नहीं मिला है। सो आप जब भी चाहें तो इन चीज़ों को विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक TIFR सिर्फ इसलिए पिकअप किया जिसका डेटा एक्चुअली काफ़ी कॉमनली नोन है और इंडिया का सबसे बड़ा प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, तो जिसके लिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा आपको रिफ्लेक्ट कराने की कोशिश की है। आप IITs में भी फेलोशिप पाते हैं, आप NIT में भी पाते हैं, आपको हर एक इंस्टीट्यूट में अलग अलग फेलोशिप्स मिलती है। तो बेसिकली मैं यहाँ पर सिर्फ उस फेलोशिप की बात करूँगा जो कॉमनली आपको हर इंस्टीट्यूट में मिल जाता है। ये TIFR का भी इंडिविजुअल हो गया। अब मैं एक कॉमन फेलोशिप की भी बात करूँगा जो आपको हर इंस्टीट्यूट में अप्रॉक्सीमेटली मिल जाएगा। इंस्टीट्यूट की अपनी अलग अलग फेलोशिप भी होंगी, वो भी आप वहाँ पर देख सकते हैं। तो मैं अब, क्योंकि मैंने अभी जस्ट बोला आपका 17 IITs है अप्रॉक्सीमेट, ठीक, आपके पास करीब करीब 10-12 NITs हैं। तो अब इतने सारे इंस्टीट्यूट का एक एक का अलग अलग मैं यहाँ पर अगर नोट डाउन करूँ चीज़ें तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी मेरे लिए भी और आपको भी समझने के लिए। तो जिस किसी को भी किसी भी इंस्टीट्यूट का पर्टिकुलर चाहिए, आप उनकी वेबसाइट पे जाके उनकी इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हो। ठीक है, अब मैं एक कॉमन फेलोशिप की बात कर रहा हूँ। फीस स्ट्रक्चर की मैं बात करूंगा थोड़ा सा। यहाँ पर IITs की फीस थोड़ी सी ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू TIFR एंड IISc ऑल्सो। ठीक है, IITs की फीस थोड़ी ज़्यादा है, जैसे जो मैंने अमाउंट यहाँ पर लिखा है। IIT इस तरह से नहीं होता है, उसका थोड़ा मतलब कह सकते हैं हम इससे काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, एग्जैक्ट फिगर तो मैं नहीं बता पाऊँगा अभी, लेकिन आप उसको अपने उसकी वेबसाइट पे जाकर चेक कर सकते हो। ठीक है, अब मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ एक कॉमन फेलोशिप की जो आपको MSc के अंदर भी मिलती है, PhD के अंदर भी मिलती है। तो मैं अभी 1-2 फेलोशिप आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। अभी मैं सबसे पहले MSc की बात कर रहा हूँ। MSc के अंदर आपको जो फेलोशिप मिलेगी, कॉमन फेलोशिप
मीन्स कॉमन फेलोशिप का मतलब ये है कि हर एक इंस्टीट्यूट आपको उस फेलोशिप को प्रोड्यूस करेगा अगर आपने उसको क्वालिफाई किया हुआ है, ठीक है। सो दिस वन इज नोन एज द NVHM, नेशनल बोर्ड ऑफ हायर मैथमेटिक्स, नेशनल बोर्ड ऑफ हायर मैथमेटिक्स। बहुत सारी स्कॉलरशिप्स होती हैं, लेकिन मैंने अभी जस्ट बोला कि आपकी मैथमेटिक्स की स्पेसिफिक स्कॉलरशिप जो आपको हर एक इंस्टीट्यूट में मिलेगी अगर आपने इस एग्जाम को क्रैक किया है। ये एक एग्जाम कंडक्ट होता है, ठीक, MSc के लिए ही केवल अभी बता रहा हूँ, MSc के लिए एक एग्जाम कंडक्ट होता है, उस एग्जाम को आपको देना है। एग्जाम आप क्वालिफाई करते हैं तब आपको ये फेलोशिप के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। और इसमें ये छोटा अमाउंट है, बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। द स्टाइपेंड इज 6,000 पर मंथ। बट अब भाई ऐसा नहीं है कि हर एक स्टूडेंट को TIFR में एडमिशन मिल जाए। तो बाकी अगर आप किसी भी इंडियन इंस्टीट्यूट के अंदर होते हैं, चाहे आप किसी यूनिवर्सिटी के अंदर हो, चाहे आप किसी IIT के अंदर हो, किसी NIT के अंदर हो, किसी आइसर के अंदर हो, नाइजर के अंदर हो, आपको ये अमाउंट NVHM जो नेशनल बोर्ड ऑफ हायर मैथमेटिक्स आपकी ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये आपको प्रोवाइड करती है। तो एक अच्छा अमाउंट है। जो बच्चे TIFR में अगर नहीं जा सकते हैं तो डेफिनेटली आप ये फेलोशिप भी टेक कर सकते हैं इस एग्जाम को क्वालिफाई करके। अब इसके बाद अगर रिसर्च लेवल पर आप जाते हैं तो मैं थोड़ा सा ओवरव्यू आपको रिसर्च लेवल का PhD के लिए बता दूं। आपके पास 2 एग्जाम्स होते हैं जो कॉमनली आपको फेलोशिप प्रोड्यूस करते ही करते हैं। NVHM की फेलोशिप कुछ अमाउंट कम है, एंड सेकंड वन इज नेट JRF, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, नेट JRF। दो एग्जाम्स की मैं बात करूंगा, ठीक है। NVHM का एग्जाम जैसे आप MSc के लिए देते हैं, सेम उसी तरीके से आपका जो लेवल है एग्जाम का वो थोड़ा सा चेंज हो जाए, ठीक है। आप जब रिसर्च के लिए देखते हैं तब आपको कुछ लेवल आपका अपग्रेड कर दिया जाता है, ठीक। और जब आप MSc के लिए देखते हैं तो थोड़ा सा आपका ग्रेजुएशन लेवल से आपको एग्जाम दिया जाता है। यहाँ पर आपको जो अमाउंट दिया जाता है PhD स्टाइपेंड, वो फर्स्ट 2 इयर्स दिस अमाउंट इज 25,000 पर मंथ, ठीक है। कंटेंजेंसी भी होता है, कंटेंजेंसी बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, तो इसके लिए मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ। आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ 2 इयर्स दिस अमाउंट विल इंक्रीज अप टू 28,000 पर मंथ, ठीक है। तो ये अमाउंट आपको मीन्स जो फेलोशिप है वो आपको PhD के अंदर मिलने लगती है। आप किसी भी इंडियन इंस्टीट्यूट के अंदर PhD में इनरोल कराते हैं, आइदर इन यूनिवर्सिटी आप करते हैं, आप IIT के अंदर होते हैं, आप NIT के अंदर हैं, आप नाइजर आइजर किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर हैं, तो आपको NVHM का ये फेलोशिप मिलना ही मिलना है। आपको NVHM फेलोशिप कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। इंस्टीट्यूट का अपना इंडिविजुअल फेलोशिप हो या ना हो, आपको ये फेलोशिप मिलेगी। इसके बाद आपका एक और इम्पॉर्टेंट एग्जाम होता है नेट JRF। जैसा आई थिंक जो लोग भी मास्टर्स का प्लान कर रहे होंगे उन सबको ये पता होगा, नेट JRF बहुत ही अच्छा एग्जाम है, जिसमें नेट का मतलब है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। अभी तक टिल नाउ जो आप अंडर ग्रेजुएट लेवल के कोर्सेज में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी होती है इन कॉलेजेस, उसके लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको नेट है, ठीक है। PhD आप हैं देन वेल एंड गुड, नहीं है तो आपको मिनिमम अभी तक नेट चाहिए, ठीक। जो 2022 की मैं बात कर रहा हूँ कि अभी तक जनवरी 2022 तक आपको नेट के बेस पर जो लेक्चरशिप है मींस असिस्टेंट प्रोफेसर का जो डेजिग्नेशन है वो कॉलेजेस में आपको मिल सकता है, मीन्स जहाँ पर अंडर ग्रेजुएट की क्लासेस चलती हैं। आप जो मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात कर रहा हूँ, डिजायरेबल अगर कोई इंस्टीट्यूट अगर एड ऑन करता है तो वो उसकी अपनी पर्सनल इंटरेस्ट होगा, उस पर मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता। हर एक इंस्टीट्यूट आपको कुछ एडिशनल डिजायरेबल क्वालिफिकेशंस ऐड कर सकता है। सो नेट का फुल फॉर्म होता है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट JRF जूनियर रिसर्च फेलोशिप। सो यहाँ पर अभी सिर्फ हम बात कर रहे हैं अमाउंट्स की। तो ड्यूरिंग योर रिसर्च यानी योर PhD द अमाउंट एज फर्स्ट 2 इयर्स
ये जो फर्स्ट 2 ईयर का है अमाउंट, दिस विल 31,000 पर मंथ। यहाँ पर भी आपको कंटिजेंसी मिलता है। एंड आफ्टर 2 ईयर्स ये अमाउंट आपका हो जाता है 35,000 पर मंथ। ओके, अच्छा, प्लस में यहाँ पर HRA भी है, पर मंथ प्लस HRA, ठीक, यहाँ पर प्लस HRA भी आपको मिलेगा। तो ये बहुत अच्छा अमाउंट है, आप काफ़ी बड़ा अमाउंट इसको गेन कर सकते हैं। मीन्स जो लोग MSc के बाद PhD करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप लोगों को सिर्फ फैमिली पे बर्डन बनना है। ये PhD एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है, अप्रॉक्सीमेटली 4 to 5 ईयर्स, बट डेफिनेटली आप एक अच्छे अमाउंट को यहाँ पर गेन भी कर रहे हैं, तो आप अपना उसमें सर्वाइवल अच्छा कर सकते हैं। तो ये तो सिर्फ अभी कुछ पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइप की फेलोशिप्स की मैंने बात की थी। आपको किसी भी तरीके की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अपना टेलीग्राम ग्रुप इंट्रोड्यूस कर दूंगा, अपना मेल आईडी आपको दे दूंगा, ठीक है। आप लोग उस पर जाकर मुझे कमेंट, इस वीडियो में भी कमेंट करके आप उससे कोई क्वेरी जान सकते हैं किसी भी चीज़ की, अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, या पर्सनली मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर उसको ज्वाइन कर सकते हैं, उस पर आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। मेरे मेल आईडी पर भी आप कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, आप वहाँ पर भी नोट डाउन कर सकते हैं। सो